24 दिसंबर 1999 काठमांडू एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने परिवारों के साथ तस्वीरें ले रहे थे, बच्चे खिड़कियों से जहाजों को देख रहे थे और इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आइक 814 धीरे धीरे दिल्ली के लिए तैयार हो रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यही विमान भारत की सबसे खतरनाक हाईजैक घटनाओं में बदलने वाला है। लेकिन कहानी सिर्फ आतंकवादियों की नहीं थी। असली कहानी उन बंद कमरों की थी जहां दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अधिकारी लगातार बैठकों में फंसे हुए थे और हर गुजरते मिनट के साथ सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी एक ऐसे फैसले पर टिकी हुई थी जो समय पर लिया ही नहीं जा रहा था। शाम करीब 5 बजे विमान भारतीय हवाई सीमा में दाखिल हुआ। अचानक केबिन के अंदर चीखें गूंजने लगी। 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया था। यात्रियों को सिर नीचे रखने के आदेश दिए गए। एयर होस्टेस कांप रही थी। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह मजाक है या मौत का ऐलान। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी संदेश भेजा। दिल्ली में खबर पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों के फोन लगातार बजने लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और एनएसजी, हर जगह अफरातफरी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, हमला कहां रोका जाए? उस समय भारत के पास हाईजैक से निपटने का सबसे प्रशिक्षित बल था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो, वही यूनिट जिसने कई हाई रिस्क ऑपरेशन संभाले थे। मगर इस बार समस्या सिर्फ आतंकवादी नहीं थे। समस्या थी समय, और उससे भी बड़ी समस्या थी आदेशों की उलझन। दिल्ली में एनएसजी मुख्यालय के अंदर लगातार इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। अधिकारी नक्शे देख रहे थे, रनवे की लंबाई पर चर्चा हो रही थी, कमांडो मूवमेंट की तैयारी हो रही थी। लेकिन किसी के पास स्पष्ट आदेश नहीं था। क्या विमान को दिल्ली आने दिया जाए? क्या उसे अमृतसर में रोका जाए? क्या कमांडो सीधे हमला करें? या यात्रियों की जान बचाने के लिए बातचीत जारी रखी जाए? हर सवाल के साथ मिनट बीतते जा रहे थे। इस बीच विमान अमृतसर उतरा। यही वो पल था जिसे बाद में कई सुरक्षा विशेषज्ञ भारत का सबसे बड़ा खोया हुआ मौका कहने लगे। विमान रनवे पर खड़ा था। आतंकवादी बेचैन थे। ईंधन कम हो रहा था। यात्रियों के अंदर डर बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन बाहर हालात और भी उलझे हुए थे। स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश नहीं मिल रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी अलग आदेश सुन रही थी। दिल्ली से आने वाले संदेश बार बार बदल रहे थे। इसी बीच एनएसजी कमांडो को रवाना करने की प्रक्रिया शुरू हुई, मगर देरी हो चुकी थी। कमांडो दिल्ली से निकल भी जाते, तब भी उन्हें अमृतसर पहुंचने में समय लगता। सवाल यह था कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया? बाद में कई रिपोर्टों में सामने आया कि उस समय विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहद कमजोर था। कोई भी अधिकारी ऐसा फैसला लेने को तैयार नहीं था जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह उसी पर आ जाए। हर कोई ऊपर से अंतिम मंजूरी चाहता था और आतंकवादी इसी देरी का फायदा उठा रहे थे। अमृतसर एयरपोर्ट पर एक और रहस्यमयी घटना हुई। विमान को रोकने के लिए कथित तौर पर फ्यूल टैंकर रनवे के सामने लाने की कोशिश की गई, लेकिन कार्रवाई धीमी थी। कुछ लोग कहते हैं कि आदेश देर से पहुंचे। कुछ का दावा था कि स्थानीय अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता समझ ही नहीं आई। इसी अफरातफरी के बीच आतंकवादियों को शक हो गया कि उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने पायलट को तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया। कुछ मिनट बाद विमान फिर आसमान में था। दिल्ली के कंट्रोल रूम में सन्नाटा फैल गया।
एक मौका हाथ से निकल चुका था, लेकिन असली संकट अब शुरू होने वाला था। विमान पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले ही बेहद तनावपूर्ण थे। कारगिल युद्ध खत्म हुए कुछ ही महीने हुए थे। दोनों देशों के बीच अविश्वास चरम पर था। ऐसे माहौल में एक हाईजैक विमान सीमा पार कर रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पहले विमान को उतरने देने से इनकार करता रहा। रनवे की लाइटें बंद कर दी गई, लेकिन विमान में ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। आखिरकार उसे उतरने दिया गया। यात्रियों को लग रहा था कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन अंदर बैठे आतंकवादी लगातार हिंसक होते जा रहे थे। एक यात्री रूपिन कट्याल बुरी तरह घायल हो चुके थे। डर अब सिर्फ मानसिक नहीं रहा था। मौत धीरे धीरे विमान के अंदर घूम रही थी। दिल्ली में एनएसजी की बैठकों का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर एजेंसी अब दूसरे से जवाब मांग रही थी। क्या अमृतसर में हमला होना चाहिए था? क्या कमांडो को पहले ही अलर्ट पर होना चाहिए था? क्या राजनीतिक नेतृत्व फैसला लेने में हिचक रहा था? इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं था, मगर एक बात तय थी। समय निकलता जा रहा था। फिर विमान दुबई पहुंचा। कुछ यात्रियों को छोड़ा गया, घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया, लेकिन अधिकांश लोग अब भी आतंकवादियों के कब्जे में थे। हर घंटे के साथ भारत सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थी। देश भर में लोग अपने घरों में बैठे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, सरकार आखिर करेगी क्या? और तभी विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा। उस समय कंधार तालिबान के नियंत्रण में था। भारत के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास वहां कोई मजबूत ऑपरेशनल नेटवर्क नहीं था। एनएसजी कमांडो तैयार थे, लेकिन विदेशी जमीन पर ऑपरेशन करना आसान नहीं था। तालिबान की भूमिका क्या होगी, यह भी साफ नहीं था। क्या वे मदद करेंगे? क्या वे आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे? या क्या पूरा एयरपोर्ट एक जाल बन चुका था? दिल्ली में रात दिन बैठकों का दौर चलता रहा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस अधिकारी, एनएसजी कमांडर, हर कोई अलग विकल्प रख रहा था। कुछ अधिकारी सैन्य कार्रवाई चाहते थे। उनका मानना था कि अगर भारत पीछे हट गया तो यह भविष्य के आतंकवादियों के लिए खतरनाक संदेश होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह डर भी था कि एक गलत कदम सैकड़ों यात्रियों की मौत का कारण बन सकता है। आतंकवादियों ने अपनी मांगे रखी। भारतीय जेलों में बंद आतंकवादियों की रिहाई, सुरक्षित रास्ता, राजनीतिक दबाव। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं रह गया था, यह भारत की पूरी एंटी टेरर नीति की परीक्षा बन चुका था। अगर सरकार झुकती तो संदेश अलग जाता। अगर सरकार सख्ती दिखाती और ऑपरेशन विफल होता तो परिणाम और भी भयानक हो सकते थे। दिन गुजरते गए। एनएसजी के भीतर भी तनाव बढ़ चुका था। कई कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार बैठे थे, हथियार तैयार थे, रणनीतियां बनाई जा रही थी, लेकिन आदेश अब भी अधर में लटके थे। विदेशी जमीन, तालिबान का नियंत्रण, यात्रियों की संख्या, आतंकवादियों की मांगे, हर चीज फैसले को और कठिन बना रही थी। विमान के अंदर बैठे यात्री मानसिक रूप से टूटने लगे। कई लोगों ने बाद में बताया कि उन्हें हर पल लगता था कि अगला मिनट उनका आखिरी हो सकता है। बच्चों की रोने की आवाजें, बंद खिड़कियां, आतंकवादियों की धमकियां। पूरा विमान डर का चलता फिरता कैदखाना बन चुका था। इधर भारत में हर गुजरते घंटे के साथ गुस्सा बढ़ रहा था। सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई कैसे? काठमांडू एयरपोर्ट से हथियार विमान तक पहुंचे कैसे? इंटेलिजेंस इनपुट पहले क्यों नहीं मिले? और सबसे बड़ा सवाल, अमृतसर में वो कुछ मिनट आखिर क्यों बर्बाद हुए?
बाद में कई सुरक्षा विश्लेषकों ने कहा कि आईक 814 ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर नस को उजागर कर दिया था। एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी, निर्णय लेने में देरी और संकट के समय स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर का अभाव। लेकिन उस समय इन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कंधार में बैठे यात्री अभी इंतजार कर रहे थे किसी फैसले का, किसी बचाव का, किसी चमत्कार का। दिल्ली की उन बंद मीटिंग्स में शायद हर अधिकारी समझ चुका था कि अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आने वाले वर्षों तक भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को प्रभावित करेगा। ये सिर्फ एक विमान नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जहां से देश की सुरक्षा सोच बदल सकती थी। और फिर कई दिनों की बेचैनी, गुप्त बातचीतों और दबावों के बीच एक फैसला लिया गया। ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को बांट दिया। कुछ लोगों ने उसे मजबूरी कहा, कुछ ने कमजोरी और कुछ ने उसे उन सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी बचाने की आखिरी कीमत माना। लेकिन आज भी, इतने वर्षों बाद, एक सवाल भारत की सुरक्षा इतिहास में गूंजता है। अगर अमृतसर में वे कुछ मिनट अलग होते, अगर एनएसजी को आदेश समय पर मिल जाते, अगर उन इमरजेंसी मीटिंग्स में देरी न होती, तो क्या आईक 814 की कहानी पूरी तरह बदल सकती थी? आज भी कई पूर्व अधिकारी पूरा सच बोलने से बचते हैं, क्योंकि उन घंटों की फाइलों में दर्ज फैसले सिर्फ एक हाईजैक नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र की रातों का दस्तावेज माने जाते हैं।